तो राम का रामा हो गया, कृष्ण का कृष्णा हो गया, वैसे योग का योगा हो गया। तो एक्चुअल में अगर हमको इक्वल इम्पोर्टेंस अगर हमको देना है योग को और हमको अपनी धरोहर तक जाना है तो हमको योग शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों को भी काफ़ी यंग एज से ही योगा के बहुत बेनिफिट्स हैं। आसन प्रैक्टिस 6 से 7 साल में डेफिनेटली चालू हो ही जाना चाहिए। 7 साल का बच्चा एकदम रेडी है एक योग आसन का प्रैक्टिस करने के लिए। आसन प्रैक्टिस करिए, पर आसन प्रैक्टिस करने का गोल आपका क्या है वो जानिए और फिर उससे ऊपर भी उठिए। आगे के जो हमारे स्टेप्स है प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक तो बहुत मुश्किल है जाना। कम से कम धारणा तक तो खुद को लेकर के जाइए और आपके साथ में जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको भी लेकर के जाइए। एम्पिरिया कनेक्ट्स के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे योगा एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ का फाउंडेशन बन सकता है। आज हमारे साथ जुड़ रही है नेहा शेट्टी, जो एक लीडिंग योगा प्रैक्टिशनर एंड टीचर है और योगा हट की फाउंडर है। आज वो हमसे शेयर करेगी कैसे योगा हमारी लाइफ को और बेहतर बना सकता है। थैंक यू सो मच नेहा हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप बता सकती हैं कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स योगा के बारे में? हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स तो योगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, एग्जैक्ट डेट हमें किसी को नहीं पता है। योगा के जो इंफॉर्मेशन है बहुत पुराने टाइम पे इंडस सिविलाइजेशन के टाइम से हमको उसकी जानकारी हमको मिलती है। अरे कुछ तो आर्टिफैक्ट्स मिले हुए, कुछ मूर्तियाँ ऐसी मिली हुई जो योगा प्रैक्टिस करते हुए आ रही है। पर इसके भी बहुत समय पहले ऐसा बोला जाता है, शिवा को आदि योगी बोलते हैं। आदि योगी इसके लिए बोलते हैं क्योंकि एक बहुत ही आर्डेंट योगा प्रैक्टिशनर है वो, और वहीं से योगा का जो नॉलेज है, जो डिवाइन नॉलेज है योगा का, वो पृथ्वी तक, ह्यूमंस तक, मनुष्य लोगों तक आदि योगी शिवा के थ्रू ही पहुंचा है। एक ऐसी कहानी है कि शिवा मेडिटेट कर रहे हैं पर्वत पर और एकदम ब्लिस में है। योगा के बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, तो वो सब ध्यान कर रहे हैं, आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पार्वती उनको देखती है और पूछती है कि आप हमेशा ऐसे इतने आनंद में कैसे रहते हैं, आप इतने ब्लिस में कैसे रहते हैं? मुझे भी जानना है इसका सोर्स, ये कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, मुझे भी इसका नॉलेज चाहिए, मुझे भी इसकी जानकारी चाहिए। तो वहाँ से शिवा पार्वती को जब ये बता रहे होते हैं, योगा का जो नॉलेज है वो दे रहे होते हैं, बताते कि योगा से ही हुआ है और योगा के अलग अलग अंगों के बारे में पार्वती को बता रहे होते हैं। तो जिस पर्वत पे वो बैठ के ये कहानी सुना रहे होते हैं, ये जो डिस्कोर्स चल रहा है उसको दे रहे होते हैं, पर्वत के नीचे एक नदी में एक मछली है जो ये सब सुन रही है, और मछली के पेट में एक छोटा सा बच्चा है जो ये सब कहानी को आत्मसात कर रहा है। और अगले जन्म में ये बच्चा एक ह्यूमन फॉर्म लेकर के आता है जिसका नाम है योगी मत्स्येंद्रनाथ। योगी मत्स्येंद्रनाथ योगा को पूरी पृथ्वी पे सब लोगों को इसकी जानकारी, इसको योगा को बहुत प्रचलित कर देते हैं। एक तो ये कहानी है, और दूसरी एक जो हमारे पुराणों से हमें जो जानकारी मिलती है वो ये है कि सप्तऋषि जो होकर के गए, ब्रह्मा के जो पुत्र आदि योगी शिवा ने उनको ये नॉलेज दिया, और ये सप्तऋषि ने पृथ्वी पर आकर के इसका प्रचार प्रसार किया और वहाँ से बढ़ता चला गया। और वैसे अगर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात कर ही रहे हैं तो योगा शब्द है ही नहीं, ये हमेशा से योग ही रहा है। योग का मतलब है, योग एक संस्कृत वर्ड से आया है जिसका ओरिजिन रूट वर्ड है युज। द ओरिजिनल वर्ड इज युज। युज का मतलब है जोड़ना, यूनियन। आपका मन और शरीर, आप जो विचार करते हैं और आप जो एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें एकत्व होना चाहिए, उसे योग बोलते हैं। फिर धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते चले गए, वेस्टर्नाइज्ड होता चला गया, तो राम का रामा हो गया, कृष्ण का कृष्णा हो गया, वैसे योग का योगा हो गया। तो एक्चुअल में अगर हमको इक्वल इम्पोर्टेंस अगर हमको देना है योग को और हमको अपनी धरोहर तक जाना है तो हमको योग शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। सो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? लाइक आपने कैसे एज अ योगा
एकेडमी स्टार्ट किया, हाउ डिड यू थिंक कि आपको एक प्रैक्टिशनर बनना है? तो मुझे लगता है कि मैंने ये फील्ड चूज़ करने से ज़्यादा ये फील्ड ने मुझे चूज़ किया। योग प्रैक्टिस करना बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, करते हैं। बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला करके योग होता है। आसन उसका एक पार्ट होता है। तो उसके जो बहुत सारे अलग अलग अंग थे, बचपन से हमारे घर में हमारे पेरेंट्स ने बहुत शुरुआत से ही वो वैल्यूज़ देना चालू कर दिया था। हमेशा ऐसे ही प्रैक्टिस करती आ रही थी और फिर धीरे धीरे करके ये फ्लो में होता चला गया। फिर हम यहाँ पर आने के बाद में देन आई थॉट ऑफ ओपनिंग योगा हार्ट, क्योंकि मुझे लगा कि मैं कुछ डिफरेंस ला सकती हूँ। जो मुझे पता है वो और भी लोगों तक पता होना चाहिए इसके लिए। और बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, एक बहुत अच्छा ज़रिया है जिससे आप खुद को बहुत अच्छे से जांच सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, खुद का एनालिसिस कर सकते हैं और खुद को बेटर करने की कोशिश ही योग है। यही मेरा जर्नी है। इसके कुछ पहलू बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने हमको, बुजुर्ग लोगों ने घर पे शुरू से ही चालू कर दिया था। मंत्र जाप, आसन, सब कुछ बहुत पहले से ही था और फिर वो धीरे धीरे करके वो फ्रूटफुल होता चला, वो बड़ा पेड़ बन गया और उसके अब फल मिल रहे हैं। नाइस। सो ट्रेडिशनल योगा प्रैक्टिसेस और अभी जो मॉडर्न योगा आसन्स और सब आ चुके हैं, तो आप कैसे ब्लेंड करते वो आपके योगा ट्रेनिंग में? ट्रेडिशनल योगा और मॉडर्न योगा कुछ है ही नहीं, कुछ और फॉर्म ही नहीं है योग का। एक ही योग है जिसे हठ योग बोलते हैं, जो आप उसको क्लासिकल बोल लो या मॉडर्न बोल लो, कुछ अलग नहीं है। ब्लेंड करने की ज़रूरत, हाँ, थोड़ा समय के अनुसार हमको बदलना चाहिए और बदलते भी है, पर जो बेसिक है योग का, इट इज़ एक्चुअली यूनियन। तो पहले भी उसका प्रैक्टिस करने का जो गोल है योग का, जो पहले था कि हमको हमारे बारे में जानना है, स्वाध्याय करना है, खुद के बारे में जानना है, वो अभी भी है। लोगों के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमको मॉडिफाई करते रहना चाहिए अपने अपने सोच विचार के हिसाब से, पर जो पहले था वही थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ में वही अभी भी फॉलो होता है। अभी कुछ नए स्टाइल्स आ गए हैं, अष्टांग विन्यासा योगा, अयंगर योगा, शिवानंद योगा और बहुत ही अलग अलग तरीके, पर अल्टीमेटली सब एक ही है, सब लोग हठ योगा ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। हठ योग के अलावा कुछ और है ही नहीं, क्योंकि हठ योग का मतलब ही है, ह रेप्रेजेंट सन एनर्जी, ठ रेप्रेजेंट्स मून एनर्जी। सन represent Purusha, the consciousness, और मून ठ represents feminine energy। तो हमारा जो जर्नी है, हर किसी में वो मैस्कुलाइन फेमिनाइन होता ही है। तो योग का जो जर्नी है वो यही है हर किसी का, कि ये हमारे जो एनर्जीज हैं हम खुद के अंदर बैलेंस करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। आप आज ये जन्म में आप पुरुष हो या महिला हो, आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी होने ही वाली है। पूरा जर्नी हमारा योग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपका गोल यही है कि आप उसको बैलेंस करके रखें। अब हमारे पूर्वजों ने, हमारे साधु संतों ने इतना अच्छा हमें टूल दे करके रखा है ये बैलेंस करने के लिए, ताकि हम अपने गोल तक बहुत अच्छी तरह से अचीव कर पाए, आगे बढ़ पाए। तो हम इसे क्यों नहीं यूज़ करें? अब ये गोल को यूज़ करने के लिए पहले भी इसका गोल यही था, अभी भी यही है। तो मुझे नहीं लगता, ये जो अलग अलग नाम दिए गए अच्छी बात है, नाम दीजिए आप, पर अल्टीमेटली सब एक ही है और हठ योग ही है। सो हम एशियन योगिक जो फिलॉसफी है और अभी जो हमारे मॉडर्न डे चैलेंजेस है, like work stress or like everything is digital right now, so how can we balance that? आजकल के स्ट्रेस तो बढ़ ही गए हैं, वो तो 100% श्योर है। और अगर आप योगिक प्रोसेस के साथ अलाइंड हो, सबसे पहली बात, आप पहले वो अवेयरनेस लेकर के आओ को आपको आपकी ज़िंदगी बेहतर बनानी है। बहुत बार ये होता है कि लोग मुंडेन रूटीन में, अपने रूटीन में इतने फंस जाते हैं कि उनके पास सोचने का भी वक्त नहीं रहता है। वो ये जान भी नहीं पाते कि उन्हें कुछ तकलीफ है या और कोई बेहतर ज़िंदगी वो जी सकते हैं। पहले तो वो अवेयरनेस आना चाहिए। अगर वो अवेयरनेस आ गया तो यही फर्स्ट स्टेप है कि आप कुछ अच्छा अपने लिए कर पाएंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़े, अभी हमारे पास ये अवेयरनेस आ गया है कि हमको हमारे लिए कुछ अच्छा करना है, पर हमारे पास वक्त नहीं है। तो एक बहुत छोटे छोटे प्रैक्टिसेस है, कुछ प्राणायाम हैं जो आप दिन में 10 मिनट भी करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सूर्य नमस्कार है, आप 6 सूर्य नमस्कार कीजिए, 12 सूर्य नमस्कार कीजिए, आपकी सेहत के हिसाब से आपको जो जितना टाइम मिले। 12 सूर्य नमस्कार, 10 मिनट का प्राणायाम, 5 मिनट का ध्यान, 20-25 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं ना।
20-25 मिनट तो खुद के लिए निकल ही सकता है। धीरे धीरे करके आपकी इच्छा बढ़ती चली जाएगी कि आप और बेहतर करें, फिर आप और समय निकालना चालू करेंगे। फिर भी अगर आपको नहीं समय मिलता है तो है कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस जो बिल्कुल 10 मिनट में किए जा सकते हैं। वो इस तरह से कैमरा पे एकदम 10 मिनट में बताना थोड़ा मुश्किल है। जो लोग ये देख रहे हैं, आप एक अच्छे योगा टीचर के संपर्क में आइए और सीख लीजिए। बिल्कुल पॉसिबल है कि आप एक आधे घंटे में अपनी दिनचर्या में से आधा घंटा निकालिए, 30 मिनट निकालिए और अपनी सेहत अच्छी रखने की कोशिश कीजिए। योगा से काफ़ी लोग आजकल काफ़ी बीमारियां रिकवर कर चुके हैं। आप ये कैसे अप्लाई कर सकते हो, लाइक इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ डिजीज एंड ऑल? हमारे जो योग की जो पढ़ाई है या योग फिलॉसफी है, उसमें हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मानते हैं कि आपके शरीर में आपको जो कुछ भी तकलीफ़ हो रही है, जो फिज़िकल लेवल पे आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको बुखार आ रहा है या आपका घुटना दर्द कर रहा है, आपका कंधा दर्द कर रहा है, आपके पीठ में प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन इश्यूज़ है, नींद नहीं आ रही है, कुछ भी, आप कोई भी फिज़िकल इश्यूज से अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, उसकी शुरुआत यहाँ से है। आपका सोच, आपके विचार ही स्टार्टिंग पॉइंट है। हम लोग हमेशा यही बोलते हैं, योर मेडिकल कंडीशंस एट द फिजिकल लेवल, एवरीथिंग इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट प्रोसेस। आप जो सोच रहे हैं वो धीरे धीरे करके वो मैनिफेस्ट, आप अवेयर ही नहीं है, अवेयर होने के बाद भी आप काम करने को रेडी नहीं है, वो धीरे धीरे करके फिजिकल बॉडी पे आने लगता है। अगर आप एक योगिक लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, जीते हैं, तो सबसे पहले आप अवेयरनेस में आ जाते हैं। आप खुद का ही आकलन करने लगते हैं। ये जो वेट लॉस है, जो आप बीमारियां आप जो बोल रहे हैं, ये ठीक होती है योगा से। अब आप प्रैक्टिस करिए, आप योगिक लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, सूर्योदय से पहले 2 घंटा उठिए और आप अलाइन कीजिए अपने खुद को आप नेचर के साथ में। धीरे धीरे आपको समझ, और यही है योगिक आई थिंक सबको करना है, सबको एक बैलेंस लाइफ लेना है। बट यू नो क्या आजकल सबका वर्किंग लाइफ इतना हेक्टिक हो चुका है कि हर चीज़ सबको बैलेंस करना डिफिकल्ट लगता है। एक्चुअली ना दिव्या, डिफिकल्ट होता नहीं है, हम डिफिकल्ट बना देते हैं। एक मेरे हिसाब से 2 ही चीज़ें होती है जब कोई सिचुएशन आपके सामने आती है। या तो वो सिचुएशन को आप एक्सेप्ट कर लो और खुशी से रहो, या फिर आप प्रे करो कि आप में उतना सामर्थ्य है कि आप वो सिचुएशन को चेंज कर सको। अगर वो सिचुएशन ऐसी है कि आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप एक्सेप्ट कर लो। अगर आप एक्सेप्टेंस वाले मोड में आ गए हो या फिर आपके पास वो पावर है कि आप उसको चेंज कर सकते हो, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर सपोजिटली अगर हम कोई मेडिकल कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, अब हमें घुटने में तकलीफ हो रहा है, तो बहुत सारी योगिक प्रैक्टिसेस ऐसी है जो आपके एनाटॉमी का बिल्कुल ध्यान रख सकती है। पर बोलने का मतलब ये है कि सबसे पहली बात, अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसका कुछ कारण होता है, तो हमें वो देखना है कि उसमें से उसका लर्निंग क्या मिल रहा है। अगर हम वो लर्निंग के बारे में सोचना अगर चालू करेंगे और उसको हर सिचुएशन को लर्निंग के हिसाब से लेंगे, तो हमें तकलीफ नहीं होगी। हमारा दिमाग अच्छा रहेगा, हमारे सोच अच्छे रहेंगे, मेडिकल कंडीशंस हमको कम से कम इफेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ सारे ऑडियंसेस को, यहाँ पर आपकी जो मेडिकल कंडीशंस हैं वो बिल्कुल एक आप जो सोच रहे हैं उसी का नतीजा है। तो आप 99.999999% स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे इश्यूज, मेडिकल कंडीशन उत्पन्न होते हैं, होना चालू हो जाते हैं आपके फिजिकल बॉडी पे। अब स्ट्रेस क्यों होता है? आप बराबर टाइम पे खा नहीं रहे, बराबर प्रैक्टिस नहीं कर रहे। कुछ तो फिजिकल प्रैक्टिस होना चाहिए ना, आपके शरीर को थोड़ा ऊपर नीचे हिलाना चाहिए, ट्विस्ट करना चाहिए, बैक बेंडिंग होना चाहिए, ये सब करना ज़रूरी है। अब ये सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। अब बोलते हैं ऑफिस का स्ट्रेस ज़्यादा है, थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, नीचे जाके सिगरेट पी लेते, उतना तो अवॉइड कर सकते हो। या फिर अगर आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, आप जाइए सीढ़ियाँ चढ़ के, आप लिफ्ट मत लो, अपनी कंपनी चेंज कर दो। फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज़ हम सबको करनी चाहिए, हमें अवेयरनेस में आना है। और अवेयरनेस में रहने के लिए एक बहुत छोटा सा टेक्निक है, सांस पे ध्यान रखना। अब सांस पे ध्यान कैसे रखी जा सकती है? जब सांस अंदर जाती है यहाँ पे टकराती हुई जाती है, जब सांस बाहर आती है यहीं पे टकराते हुए बाहर आती है। अगर हमें कोई चीज़ तकलीफ दे रही है,
आंखें बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत एक छोटा सा मेडिटेटिव टेक्निक है। आप आंखें खुली रख के भी डिस्कनेक्ट हो सकते हैं पूरी दुनिया से। अब थोड़ा सा 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। यार नहीं हो पा रहे, बहुत शोर शराबा है आसपास, तो एक ऐसा कॉर्नर ढूंढिए जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है 2-5 मिनट के लिए, और अपना फोकस, अपना अटेंशन यहाँ अपनी सांस की तरफ लेकर के आइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप एक उंगली यहाँ पे रख सकते हैं और सांस अंदर बाहर लीजिए और फिर धीरे से उंगली हटा दीजिए। दिस इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं सांस पे ध्यान रखना और अपना अवेयरनेस सांस पे लेकर के आना। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अपना ध्यान अपनी सांस के ऊपर लाइए। ये खुली आंखों से कहीं भी हो सकता है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप एक छोटा सा मेडिटेटिव प्रैक्टिस कर रहे हो। यही फर्स्ट स्टेज है खुद को बैलेंस में लाने का। हमारा योग प्रैक्टिस में बोला जाता है, इग्नोरेंस इज द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। जो चीज़ आपको पता नहीं है ना, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको अवेयरनेस में आना है। हम जो सांस ले रहे हैं अंदर बाहर, कहाँ से जा रही है, कहाँ से बाहर आ रही है, ये आपने कभी सोचा है? सोचना चाहिए ना हमको। हमें बहुत बहुत इसका वाइड डिस्कशन और आगे जा सकता है, तो वो दूसरा टेंजेंट में चला जाएगा। तो बैलेंस अगर रखना है हमको हमारी जिंदगी को, कम टाइम में एक छोटा सा टेक्निक कीजिए। सबसे पहले सांस के ऊपर ध्यान लेकर के आइए। इससे आपके मेंटल कंडीशन आपकी थोड़ी अच्छी रहेगी, आप डिसीजन अच्छे ले पाओगे। अगर आप अच्छे डिसीजन ले रहे हो तो आप अपना फ्यूचर अच्छा क्रिएट कर रहे हो ना। आप हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लोगे, तो आप आज की तारीख में अच्छा डिसीजन लेने की वजह से आपका फ्यूचर अच्छा होगा। फ्यूचर अच्छा होगा मतलब जो कुछ भी मेडिकल कंडीशन आपको तकलीफ दे रही है या हड़बड़ाहट में जो हम काम करके गिर जाते हैं, लग जाती है, वो सब नहीं होगी। उसके इंस्टेंसेस कम हो जाएंगे। जो होने वाली चीज़ है जो हम अवॉइड कर सकते हैं, वो बिकॉज ऑफ, क्योंकि अभी हम इग्नोरेंस में नहीं है, हम अवेयर है, हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, आगे होने वाला है गलत चीज़, उसको हम अवॉइड कर पाएंगे। सो आपके हिसाब से अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए ये चीज़ के बारे में। बिल्कुल। सो आजकल लोगों को वेट मैनेजमेंट के लिए लाइक योगा से रियली यू कैन लूज वेट, क्या हो सकता है वैसा? बिल्कुल हो सकता है, पर अभी जैसे मैंने बोला, योग से वेट लॉस करना ये साइड प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है। आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी ज़िंदगी जिए, अच्छा खाना खाइए, टाइम पे उठिए, टाइम पे सोइए, रात को लेट मत सोइए। जैसे सूर्यास्त हो रहा है, सनसेट के पहले, अराउंड सनसेट 6:30-7 बजे के पहले खाना खाइए, 9-10 बजे सो जाइए, सुबह उठिए, अपनी साधना कीजिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप वेट लॉस होगा। बहुत सारे क्वेरीज हमें भी आते हैं, हम वेट लॉस के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, और वेट लॉस फिर वो टारगेट्स रखते हैं कि 1 महीने में इतना लूज होना चाहिए, 4 महीने में इतना लूज होना चाहिए, और उसकी वजह से बहुत मनस्ताप होता है अगर नहीं हो पाए किसी कारण की वजह से। तो हमको नहीं चाहिए वो सब। वेट लॉस करना है, हमको वेट लॉस करना है ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। सेहत अच्छी रखने के लिए आपको एक पूरा रूटीन फॉलो करना चाहिए, यही योगिक ज़िंदगी है। सो आज मॉडर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं लोग। सो योगा से कैसे उनको इसका सल्यूशन मिल सकता है? जब आप आपकी खुद की ज़िंदगी और खुद का प्रैक्टिस और खुद को सही करने में, खुद को इम्प्रूव करने में जब आप बहुत बिज़ी हो जाते हो ना, तब आपका ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाता है। तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन होने के यहाँ पर एक योगा प्रैक्टिशनर, आसन प्रैक्टिस, प्राणायाम, मेडिटेशन, साधना करने वाले लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन थोड़ा कम होता है। अगर होता भी है तो उनको पता है उनको कौन से टूल्स यूज़ करने हैं ये करने के लिए। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं उनको। 1 घंटे का प्रैक्टिस होने के बाद में आपको फ्रेश, कितनी भी तकलीफ अगर हो, अगर आप बहुत ही टेंशन में हो, आप 1 घंटे का प्रैक्टिस कीजिए, अपने आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए। एक थोड़ा टाइम के लिए आप अपने इश्यूज को भूल जाएंगे। वो जो थोड़ा टाइम का जो ब्रेक मिलेगा आपके दिमाग को, वो बहुत रिफ्रेशिंग होगा। तो यहाँ पे एंग्जाइटी, डिप्रेशन हिट होने के चांसेस कम है। अगर हो भी रहे हैं तो टूल्स पता है। अगर हम क्रॉनिक पेशेंट्स की बात करें, जिनको सीरियसली, जिनको डिप्रेशन का जो मेडिकली प्रूवन डिप्रेशन में आ गए हैं, चालू कीजिए। आप पहले किसी योगा टीचर से बात कीजिए, आप खुद से मत करिए। एक गाइडेंस लीजिए, ब्रेथ वर्क कीजिए, अपना फिजिकल प्रैक्टिसेस कीजिए, आसना कीजिए, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे करके। ध्यान लगाना, प्राणायाम करना, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है डिप्रेशन, फटीग से दूर जाने के लिए। सो आप आज खुद एक प्रैक्टिशनर है, तो ऐसे क्या मिसकंसेप्शंस हैं जो काफ़ी प्रैक्टिशनर्स आजकल सोचते हैं? मिसकंसेप्शंस,
सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि हम योग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं या हमें योग सीखना है तो हम सिर्फ आसना करेंगे। अभी की ज़िंदगी में क्या हो गया है कि आसन ही योगा है। अगर आप देखोगे, अगर आप हमारे सूत्रास पढ़ोगे, पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 8 अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आसन वहाँ पे 3rd नंबर पे है। आसन के बाद प्राणायाम है, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार है, फिर मेडिटेशन के स्टेजेस है, धारणा, ध्यान और समाधि। हम आसन तक क्यों रुकना चाहिए? हमें आगे बढ़ना है। आसन का पर्पस क्या है? योगा आसन हमें करना क्यों है? ताकि हम अपने शरीर को ठीक रख सके, सुदृढ़ बना सके, ताकि हम प्राणायाम में बैठ सके। एक जगह पे बैठ के 10 मिनट प्राणायाम करना कुछ इजी बात नहीं है। कभी यहाँ पे खुजली होने लगेगी, कभी बाल ठीक करने का मन करेगा, कभी घुटना दर्द होना चालू हो जाएगा, कभी पीठ में दर्द हो जाएगा। तो ये सब चीज़ को ठीक करने के लिए, ताकि हम डिस्टर्ब ना होकर के प्राणायाम और ध्यान के लिए लंबा समय तक ध्यान के लिए बैठ पाए, आसन करना ज़रूरी है। पर अभी क्या हो गया है, सब लोगों को आसन करना होता है क्योंकि वेट लॉस करना है। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ सब लोगों से, आसन करना ज़रूरी है, बिल्कुल, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, पर सिर्फ आसन करना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। दूसरा एक मिसकंसेप्शन जो बहुत ज़्यादा हिट करता है मुझे, वो ये है कि योग प्रैक्टिस से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं हो पाता। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स, जितने भी लोग जिमिंग कर रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल these teachers, पावर योगा तो हम जाते ही नहीं है वो टॉपिक पे, वो तो है ही नहीं कुछ एक्चुअली। पर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि योग सिर्फ स्ट्रेचिंग है या सिर्फ प्राणायाम है, सिर्फ मेडिटेशन है। आप खुद के शरीर को आप दंडासन में होल्ड करके देखिए, आप चतुरंग दंडासन से दंडासन में आके देखिए। एक आसन है, ये कुछ आसनों के नाम मैं बता रही हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट है, इससे भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो सकता है। तो मैं ये प्लेटफॉर्म पे यही बोलना चाहूँगी, एक सिर्फ आसन पे रुकिए मत, एक्सप्लोर कीजिए, पूरा रेल्म को एक्सप्लोर कीजिए, एक पूरा योगिक लाइफस्टाइल को जीने की कोशिश कीजिए। उसमें आपका आहार, विचार, आपका रेस्ट, आपका प्रैक्टिस, प्राणायाम, मेडिटेशन, सब इट्स अ कॉम्बिनेशन। आप उसको पूरा एक पैकेज बना करके हमको जीना है। अगेन अवेयरनेस, अगर आप पूरी योगिक प्रैक्टिस को अगर समझना चाहते हैं तो वो सिर्फ 2 शब्दों में बहुत इजीली समझ सकते हैं। अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ लव, यहीं से इसकी शुरुआत है और यहीं तक यही हमारा गोल भी है। अगर हमको इसके बारे में जानना है योग क्या है, अवेयरनेस। ऐसे कौन से नए ट्रेंड्स है जो लोग योगा में यूज़ कर रहे हैं? BKS अयंगर गुरुजी, इन्होंने कुछ प्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए थे। ये बहुत पहले योग कुरुंटा करके हमारी एक क्लासिकल टेक्स्ट बुक होकर के गया, जो जिसका प्रैक्टिस बीच के कुछ 80s 90s में बंद हो गया, 60s to 80s में बंद हो गया। फिर BKS अयंगर गुरुजी ने इसको वापस रिवाइव किया। तो आजकल जो बहुत लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, वो लिमिटेड नहीं है यहाँ तक कि अगर हस्तपदासन करते टाइम, फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन है एक, करते टाइम अगर मेरा हाथ नीचे नहीं पहुँच पा रहा है तो मैं आसन नहीं करूँगी। अभी वो चला गया है। अभी आप कुछ भी आसन एक प्रॉप की मदद से आप कर सकते हैं। प्रॉप एज इन ब्रिक्स है, योगा ब्रिक्स आ गए हैं, बेल्ट्स आ गए, रोप्स आ गए हैं। बहुत बड़ा कम्युनिटी ये वो भी है जो बिल्कुल भी प्रॉप्स यूज़ नहीं करता है। अभी जो डेवलपमेंट ये हो रहा है, मुझे लगता है कि लोग जो 90s वाले मिलेनियल्स जो है, बच्चे जो यंगस्टर्स है, बहुत ज़्यादा 80s 70s 80s के बच्चों से बहुत ज़्यादा अवेयर है, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। जब वो ऐसे बच्चे जब योग प्रैक्टिस करने जब आते हैं तो वो ज़्यादा अवेयरनेस के साथ में कर पाते हैं और वो रोकते नहीं है खुद को कि आज मुझे प्रॉप यूज़ करना है या नहीं करना है। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ उनको लगता है नहीं करना है तो नहीं भी करते हैं। सो आप प्री नेटल योगा भी सिखाते हैं, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? काफ़ी सारे बेनिफिट है, बोथ फॉर द मदर एंड द चाइल्ड, दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक अच्छा योग प्रैक्टिस करने की वजह से
अच्छी तरह से जो आपको आसन प्रैक्टिस करने हैं, अगर आप वो कर पाते हैं तो हमारे बुक्स में कुछ टेक्निक्स ऐसे दिए हुए हैं जिसमें ब्रीच बेबी भी टर्न होकर के नॉर्मल पोजीशन में वजाइनल कैनल में, बर्थ कैनल में फिक्स होकर के डिलीवरी स्मूथ प्रोसेस हो जाता है। अगर किसी कारणवश वजाइनल डिलीवरी अगर नहीं हो पा रहा है तो सी सेक्शन भी अगर है, रिकवरी जब आपको डॉक्टर अलाउ करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट 2 से 3 महीने के बाद में, आपके इंटरनल वुंड्स हील होने के बाद में जब डॉक्टर आपको अलाउ करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन फॉर मदर्स बेहतर तरीके से जल्दी क्योर हो जाता है। अगर वजाइनल डिलीवरी है तो 45 डेज के तुरंत बाद आप इमीडिएटली प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं और आपका स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश पूरी तरह से कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं जोर देना चाहूँगी यहाँ पर फीमेल्स जो डिलीवरी के बाद में बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं, पूरा घर के सब लोग बच्चों के ऊपर ध्यान देना चालू कर देते हैं, वो टाइम पर पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं मदर के बॉडी में, बहुत सारे रिस्पॉन्सिव, सडनली देयर इज अ चेंज, एकदम से चेंज हो गया है ना, जो बीइंग अंदर था वो बाहर आ गया है, तो एवरीथिंग हैज़ चेंज। तो यहाँ पर योग बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप प्रीनेटल योगा कर रहे हैं, अगर आप बर्थ के पहले प्री बर्थ अगर आप योगिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों को डील करने में बहुत आसानी हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको ऐसा कुछ हुआ है या गर्भ संस्कार है। गर्भ संस्कार इज प्रीटी मच, ये बिल्कुल योग का ही एक पार्ट है जिसमें मंत्र जाप, प्रैक्टिसेस, ये सब एक ही है। ऐसे कोई स्पेसिफिक योगा प्रैक्टिसेस आप सजेस्ट करते हो लोगों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए? मैं खुद भी 2 बच्चों की माँ हूँ। मैंने जो प्रैक्टिस किया था वो मैं बताती हूँ क्योंकि मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। मैंने कभी ब्रेथ पर अवेयरनेस रखने से छोड़ा नहीं। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, उसमें कुछ मंत्रों जाप दिए जाते हैं। मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया, मैं वो गुरु मंत्र का जाप हमेशा करती रही। फिजिकल लेवल पे जो प्रैक्टिसेस करने थे, 45 डेज तक ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। डिलीवरी के 45 डेज तक आपको आराम ही करना होता है। अगर आप उन लोगों में से हो जो सोचते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ और मुझे तुरंत काम पे जाना चाहिए, प्लीज़ टेक योर टाइम। हमारे टेक्स्ट में, आयुर्वेदा में, हमारे योगिक बुक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है ये 45 डेज बॉडी रिकवर करने के लिए, रेस्ट पीरियड के लिए। अब रिकवरी करते टाइम हमें कुछ भी नहीं करना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, आप रिस्ट रोटेट कर सकते हैं, एंकल जॉइंट रोटेशन कर सकते हैं, नेक मूवमेंट, छोटे छोटे मूवमेंट्स आपको करने हैं। बहुत हैवी आसन तक हमको नहीं जाना है। आगे जाकर के आफ्टर 45 डेज आप धीरे धीरे करके आपकी प्रैक्टिस रिज्यूम कर सकते हैं। एक और चीज़ मुझे जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल लगी वो ये थी अवेयरनेस। मुझे पता है कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है, पर मैंने कभी खुद के बारे में सोचना नहीं छोड़ा। तो मैं जब बच्चे का ध्यान रख रही हूँ, फीडिंग कर रही हूँ, उसके बाद मेरे घर का एटमॉस्फेयर भी वैसा था जो बहुत कंड्यूसिव था इसके लिए कि आप खुद का ध्यान ज़्यादा रख। तो आपको अपने ऊपर ध्यान बिल्कुल देना है। आपको जहाँ लग रहा है कि आपको रेस्ट चाहिए, आप रेस्ट करिए, बीच बीच में सूक्ष्म व्यायाम करते रहिए। अगर आपको कोई मेडिटेटिव प्रैक्टिस पता नहीं है तो सांस पे ध्यान रखिए, बहुत ईजी हो जाता है ये 45 डेज रिकवर करना इसमें। काफ़ी लोगों को आजकल जानकारी नहीं है कि बच्चों को भी काफ़ी यंग एज से ही योगा के बहुत बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल। आप उसकी और जानकारी दे सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। बच्चे हमारा फ्यूचर है, हमारी धरोहर है, जो हम आज बीज बो रहे हैं उसका पेड़ आगे जाकर के अगर अच्छा चाहिए तो अच्छा बीज बनाइए, अच्छे संस्कार दीजिए। जितनी हम जोर ABCD 1 2 3 4 सिखाने में लगाते हैं, जितना हम एक अच्छा एजुकेशन, स्कूल वाला एजुकेशन जो देने हम करते हैं, उतना ही हमें हमारे कल्चर के बारे में उनको बिल्कुल बताना चाहिए। हमारी फिजिकल बॉडी है और एक सटल बॉडी है। बच्चों को जितना फिजिकल बॉडी के बारे में बताया जाता है उतना ही सटल बॉडी के बारे में, एनर्जी बॉडी के बारे में भी शुरुआत से ही बताना चालू कर देना चाहिए। 6 से 7 साल का बच्चा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे परिपक्व हो जाता है जब उसको वो समझ में आने लगता है। अब धीरे धीरे करके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे उनको बताना चालू कीजिए।
आसन प्रैक्टिस 6 से 7 साल में डेफिनेटली चालू हो ही जाना चाहिए। 7 साल का बच्चा एकदम रेडी है एक योग आसन का प्रैक्टिस करने के लिए। जितना टाइम आप बच्चों को बाहर क्लासेस में डाल रहे हैं, कम से कम सैटरडे संडे या हफ्ते में 1 या 2 दिन निकाल करके आसन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कीजिए। जब हम आसन प्रैक्टिस करते हैं, हम सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, पाँव आगे पाँव, नहीं। जब हम कोई आसन प्रैक्टिस करते हैं, हमको पूरा फोकस और अटेंशन देना होता है कि हमको नेवल एंगेज करना है, हमको मूल बंद लगाना है, हमको सांस एक पर्टिकुलर तरीके से लेनी है। इसमें से कुछ भी चूक जाए तो इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। और एक फिजिकल बॉडी के साथ में हम एनर्जी बॉडी का नॉलेज दे करके हम उनका वेवलेंथ, थोड़ा हम उनका मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहे हैं, उनका नॉलेज बढ़ा रहे हैं। तो जब ये बच्चा बड़ा होकर के कभी किसी कॉर्पोरेट लाइफ में जाएगा या कुछ भी करेगा और उसके सामने जो कुछ भी लाइफ के चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग और सॉलिड है, वो उसके पास फटाक से वो टूल्स ढूंढने लगेगा और वो सिचुएशन को बेहतर तरीके से ओवरकम कर पाएगा। सो या योगा से हम हमारा माइंड, हमारे इमोशंस ये कंट्रोल करना सीख जाते हैं। सो ये अगर बच्चों को अभी से ही सिखाया जाए यंगर एज से, तो आई थिंक कि जो आज एंजाइटी, डिप्रेशन हम इतना बोल रहे हैं, they will overcome this easily. Probably they'll not know also. They will consider, उनको ऐसा लगेगा कि ये एक और ऑब्स्टेकल है जो मुझे, एक हर्डल है जो मुझे पार करना है। अगर हम उनको सिखाना चालू करें कि आपको एक दिन में 1 आधा घंटा आसन प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग रहे, और हमको बराबर तरीके से सिखाए, उनको पता न होते हुए भी हम उनके मेंटल कंडीशन को स्ट्रांग कर ही रहे हैं, और ऐसा बच्चा बड़ा होकर के अच्छा ही करेगा। मेनोपॉज में भी लोग दे गो थ्रू अ लॉट, सो योगा कैसे उनको भी बेनिफिट हो सकता है? राइट, मेनोपॉज इज वन मोर for both men and women both, yeah. दोनों मेल फीमेल दोनों को इफेक्ट करता है। मेनोपॉज का पहले के ज़माने में जो एज था वो 60s होता था। अभी स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि मेनोपॉज अर्ली 40s। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर वो कुछ लोगों को 30s में भी हो गया होगा। तो भी आपके शरीर से आपकी पूरी एनर्जी सिस्टम को हिला देता है, बोथ मेल एंड फीमेल। और मेनोपॉज के पहले का भी एक स्टेज होता है, पेरी मेनोपॉज। वहाँ से आपको सिम्टम्स चालू हो जाते हैं, बॉडी वीक होना चालू हो जाता है, यू स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड, आपको गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ होती है, आपको जनरली आपको थकान, आपको कुछ करने का मन नहीं करता, या जो काम आप पहले बहुत इजीली कर पा रहे थे अभी आपको टाइम लग रहा है, आप खुद को बहुत पुश कर रहे हैं। बहुत सारे सिम्टम्स है मेनोपॉज के, पेरी मेनोपॉज के, मेनोपॉज के। अगर आप योगा प्रैक्टिशनर हो, आपका बॉडी अच्छा है, आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे हैं, बोथ फिजिकल एंड योर सटल एनर्जी। वापस मैं इस बात पे जोर देना चाहूँगी, जितना आप आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना ध्यान और प्राणायाम और ध्यान के ऊपर भी आप उतना ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फिजिकल प्रैक्टिस ही आपके बीच में आ जाए। अगर आप अवेयरनेस में नहीं है और कुछ फिजिकल प्रैक्टिस, आप इतना पीछे पड़े हैं आपके फिजिकल प्रैक्टिस के कि आप जो हायर गोल है, हायर एम की तरफ आप जा ही नहीं रहे हैं। ये अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं प्राणायाम मेडिटेशन, आपको मेनोपॉज में इसके बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हमको मेनोपॉज, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, मेनोपॉज में जाते हैं तभी हमको स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए। बहुत ज़्यादा कैल्शियम इरोजन होता है मेनोपॉज जब चालू हो जाता है, तभी पेरी मेनोपॉज से ही चालू हो जाता है। तो कैल्शियम इरोड होने की वजह से बोन्स वीक हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, बहुत सारे कंडीशन वहाँ से चालू हो जाते हैं। मसल्स वीक होना चालू हो जाती है। यू एक्चुअली धीरे धीरे करके मसल्स, डीजनरेशन ऑफ द मसल्स, इट स्टार्ट्स हैपनिंग इवेंचुअली। If you are a practitioner already, again you will overcome this properly. आप अवेयर हो कि आपको मेनोपॉज हो रहा है, आपको पता है कि मेनोपॉज हो रहा है, तो मुझे अभी कुछ प्रैक्टिसेस अलग तरीके से करने होते हैं। जब मेनोपॉज के जब चालू हो जाते हैं, हेवी प्रैक्टिसेस कम करना होता है, मेडिटेशन थोड़ा ज़्यादा अगर आप कर पाएँ तो, पर वो ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकते, वो इंडिविजुअल के हिसाब से हमको वेरी करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली आपको एक योगिक लाइफस्टाइल अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको मेनोपॉज में उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो बाकी लोगों का मूड स्विंग्स हो रहा है, जो बाकी लोगों का नी इश्यूज, बैक इश्यूज हो रहे हैं, आपको नहीं होंगे या आप मैनेज कर पाओगे। हम लोग एक बात हमेशा योगा में बोलते हैं, जो आप 20s में आपका बॉडी और माइंड के साथ में कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको 40s में मिलेगा।
तो हम लोग फिटनेस फील्ड में चीज़ बोलते हैं, मानते हैं, जो आप आपके 20s में आपके फिजिकल बॉडी के लिए, मेंटल बॉडी के लिए जो आप कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको 40s में मिलेगा। जो आप 40s में कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको 50s 60s में मिलेगा। तो आपको अच्छा फ्यूचर चाहिए तो आप अभी से चालू करिए। मेनोपॉज एक स्टेज है जो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत सारे तकलीफ़ें होती है, पर ये तकलीफ़ों को बहुत ईजीली आप सेल थ्रू कर लोगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। सो योगा and gut health, how like gut health is so important like for our digestion, everything. So how yoga can give us the benefits of gut health? Okay, I'll ask you a question here. When you talk about gut health, which part of the body? Your abdominal region, yes. navel region, right? Whenever we are going to do something important, something new, हमको क्या बोलते हैं? Gut feeling. Gut feeling. Yeah. So again we go back to our feeling. If you have gut issues, आपको अगर gut issues है, प्लीज़ चेक विच फीलिंग इज़ गेटिंग इम्पैक्टेड। कुछ तो है ऐसा जो आपके गट ने आपको बोला रहेगा कि ये काम करो या ये काम मत करो, या ये सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करो या मत करो। समवेयर आप खुद को वो अलाइन नहीं कर पाए वो फीलिंग के थ्रू, तो स्टार्टिंग वहीं से होता है। अब अगर हो ही गया है तो अब क्या ही कर सकते हैं, तो फिर आसन करिए। तो बहुत सारे आसन है यहाँ पर जो आपको फिजिकल पेन से दूर लेकर के जाएंगे। योग मुद्रा है, वज्रासनस्थ योग मुद्रा है, सुप्त वज्रासन है, मत्स्यासन है, मत्स्येंद्र आसन है, सर्वांगासन, बहुत सारे आसन हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसका तो रिजल्ट इतना अच्छा हमको देखने को मिला है कि 15 दिन का प्रैक्टिस के बाद ही लोगों को इम्प्रूव्ड गट, एंड ऑब्वियसली आपको इसका कॉम्बिनेशन अच्छी नींद और अच्छे खाने के साथ भी करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 1 घंटा आपने प्रैक्टिस किया है और बाहर जाके वड़ा पाव खा ले। ऐसा नहीं हो सकता है। या ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह 6 बजे का क्लास है, पर आज फ्राइडे नाइट है, मैं 11 बजे नाइट आउट करके आती हूँ और मैं रात को 2 बजे सो रही हूँ और 6 बजे के क्लास के लिए पहुँच गई। नहीं, फिर आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आपको सब चीज़ कंबाइन करनी पड़ेगी। बेनिफिट तो इनन्यूमरेबल है। गट इश्यूज, सी गट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू योर, देयर इज अ चक्रा हियर, बट जितना हम फिजिकल बॉडी को वापस, वी आर कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक, जितना आप फिजिकल बॉडी के लिए कर रहे हैं उतना एनर्जी बॉडी के लिए भी करिए। आप आसन प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप प्राणायाम करिए, ध्यान लगाइए, आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। सो जैसे हम योगा बात करते हैं तो वी ऑलवेज स्पीक अबाउट मेडिटेशन, या सो मेडिटेशन, इसके बेनिफिट्स हम कैसे हमारे रिलेशंस या कम्युनिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं? अवेयरनेस, हमें पता चल जाता है हमें कब मुंह खोलना है, कब बंद रखना है, कितना सुनना है, कितना कहाँ पे बात करनी, कहाँ पे गुस्सा करना है, और वो गुस्सा भी हमारे कंट्रोल में रहता है। हम जान के गुस्सा करेंगे या हमको पता रहेगा कि अब यहाँ पे गुस्सा हमको रोक देना है, तो हम उसको तुरंत कंट्रोल कर पाएंगे। अवेयरनेस, एवरीथिंग इज अवेयरनेस। मेडिटेट क्या करिए, खुद की सांस के ऊपर ध्यान लेकर के आइए, आपको पता चलेगा कि पहले आपने ही कितनी गलतियाँ की है। जब हमको पता लगने लगता है कि हम ही कितने डायरेक्टली रिएक्ट, फिर हम सोचने लगते हैं ना कि भाई किसी ने चोरी की है तो चोरी क्यों की है। पहले अगर हमको कोई चोर मिलेगा तो हम क्या सोचते हैं, किसने चोरी की है, बुरा आदमी है। आप अगर प्रैक्टिस करने लगोगे और फिर आपको अपने में इतनी गलतियां दिखने लगेंगी तो आपको लगेगा कि भाई भूखा आदमी होगा इसके लिए चुरा लिया, या पैसे की ज़रूरत होगी, घर पे कोई बीमार होगा इसके लिए ऐसा मतलब बोलने का ये मतलब नहीं कि चोरी करना ही चाहिए, पर एक थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचना चालू कर देते हैं, हम खुद को ही देखने लगते हैं। सो लोगों में बहुत सारे दबे हुए इमोशंस हैं अपने पास्ट को लेकर, सो ये कैसे योगा से वो रिलीज कर सकते हैं? दबे हुए इमोशंस की वजह से ही बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक अच्छा योगा टीचर ढूंढिए, उनके साथ में एक क्लास कीजिए और अपने हीलिंग की तरफ ध्यान दीजिए। हीलिंग कैसे होगा? ब्रेथ वर्क करने से, प्राणायाम करने से, ध्यान लगाने से, आसन के एक लेवल ऊपर जाइए। पहले तो आपके शरीर को आप ठीक रखिए, फिर उसके बाद में आप सांस की तरफ ध्यान लेकर के जाइए, प्राणायाम करिए, और उसके बाद आप ध्यान में बैठने की कोशिश कीजिए। कोई भी चीज़ को की आदत लगाने के लिए कम से कम 21 डेज लगता है, किसी किसी को उससे भी ज़्यादा लगता है, किसी को उससे कम लगता है, पर कम से कम 21 डेज आप एक कोई चीज़, एक हैबिट फॉर्म करिए कि आप एक घंटे का सेशन कर रहे हैं जहाँ
पे प्राणायाम और ध्यान के ऊपर ज़्यादा फोकस है और खुद के हीलिंग की तरफ ध्यान दीजिए। लोगों को है ना काफ़ी मिथ है कि योगा सुबह ही करना चाहिए, या अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो एक स्पेसिफिक जगह पे करना चाहिए। क्या ये ऐसे ज़रूरी है? तो एक ब्रह्म मुहूर्त करके एक मुहूर्त होता है जो सूर्योदय के पहले होता है, सूर्योदय के 2 से 3 घंटे पहले, तो 3, साढ़े 3, एनीवेयर बिटवीन 2:45 to 6 o'clock, अराउंड 6 बजे तक फर्स्ट डे ब्रेक का सनलाइट आ जाता है। तो ये 2 घंटे को बहुत ऑस्पिशियस माना गया है। ये टाइम पे आप जो कुछ भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं दिन भर में, आपको बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। अगर ये टाइम पे आप आपके योगा प्रैक्टिसेस कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इंक्लूडिंग आसन, प्राणायाम, ध्यान, तीनों मंत्र जाप। आपको जो बेनिफिशियल लगता है वो अगर आप कर पा रहे हैं ये टाइम पे, आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बट दिस इज़ अ परफेक्ट वर्ल्ड सिनेरियो, वी डोंट लिव इन अ परफेक्ट वर्ल्ड सिनेरियो। हमारे लाइफ में हमेशा ऐसा सिचुएशन आएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमको सुबह उठना होता है, जल्दी तैयार होना होता है, ऑफिस के लिए रेडी होना होता है। तो एक नैक जो हम कर सकते हैं सुबह के टाइम पे, जब ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर अगर पॉसिबल है सूर्योदय से थोड़ा टाइम जल्दी उठना, अगर 6 बजे हो रहा है तो आप कम से कम 5, सवा 5 बजे उठने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं, इसकी वजह से रुकिएगा मत। पर अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो सुबह के टाइम पर प्राणायाम, बंध और ध्यान, ये तीनों चीज़ बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा। 6 से 7 घंटे सोने के बाद, 7 से 8 घंटे सोने के बाद बॉडी थोड़ा स्टिफ हो जाता है। तो सब लोगों के लिए, स्पेशली जो कफा प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, उनका बॉडी बहुत स्टिफ रहता है सुबह। तो आसन जो वो कर पा रहे हैं सुबह के टाइम पर। क्या ये आप टर्म्स एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके, सो दीज आर, ये त्रिदोषा है। त्रिदोषा मतलब एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर body. There are 3 doshas which your body is comprised of. मतलब ये आपके बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक है। This is how your body is, body and mind both. 3 dosha में से first is vata, second is pitta and third is kapha. Vata is movement, air. पित्त इज एसिडिटी एंड कफा इज कफ इनसाइड। ये तीनों भी हर किसी के शरीर में होता है। इसका कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे, किसी की बॉडी में वात ज़्यादा, किसी की बॉडी में कफ ज़्यादा, किसी की बॉडी में पित्त ज़्यादा। नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग जो रहता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रकृति बोलते हैं। आपका प्रकृति या तो कफ पित्त हो सकता है, वात पित्त हो सकता है। 2 दोषा को मिला करके कोई एक प्रकृति हो सकता है। जो तीसरा दोषा होता है आपकी बॉडी में होगा पर थोड़ा कम होगा। तो ये जो कफ प्रकृति वाले जो लोग रहते हैं, उनका बॉडी एक मूवमेंट ना होने की वजह से बहुत जल्दी स्टिफ हो जाता है। वात बॉडी भी बहुत जल्दी स्टिफ हो जाता है मूवमेंट नहीं होने की वजह से। इन लोगों को अगर आप सुबह उठने के तुरंत बाद अगर आप बोलेंगे कि आप आसन प्रैक्टिस कीजिए, इनको तकलीफ होगी, उनका बैक हर्ट होगा, हैमस्ट्रिंग पुल हो सकता है, वार्म अप की ज़रूरत ज़्यादा पड़ सकती है, टाइम ज़्यादा जा सकता है। यही लोग अगर थोड़ा मूवमेंट होने के बाद में 1-2 घंटे के बाद में जब वही सेम आसन करेंगे, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अपने शरीर को के हिसाब से अपने प्रैक्टिसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप। और इसकी वजह से क्या होगा, जिन लोगों को टाइम क्रंच है ना, वो पूरा प्रैक्टिस को डिवाइड भी कर पाएगा। सुबह के टाइम पे आप ध्यान करिए, प्राणायाम कीजिए, थोड़ी देर के बाद में आप आसन प्रैक्टिस कीजिए, जैसे आपको समय मिल रहा है उस हिसाब से आप आसन प्रैक्टिस कीजिए। एक आधा घंटे का प्रैक्टिस आपका प्राणायाम, बंधा और मेडिटेशन का हो जाएगा, और आधे घंटे का आपने ब्रेक लेकर के कुछ काम खत्म करके, उसकी वजह से आपके जो जॉइंट्स हैं वो अच्छे से वार्म्ड अप भी हो चुके हैं, पहले से ज़्यादा मसल्स थोड़े ज़्यादा ओपन अप भी हो गए हैं। आप जब थोड़ी देर के बाद आसन करेंगे, वो 30 मिनट्स का प्रैक्टिस आप करिए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमारे बुक्स में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हम को एक पर्टिकुलर टाइम पे ही प्रैक्टिस करना है। पर होता ये है कि सनसेट जब होता है, हमारा दिन खत्म होना चालू हो जाता है। अब सनसेट के टाइम पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तब हमारे बॉडी में और एनर्जी जनरेट हो जाती है। नाउ वी आर गोइंग ऑपोजिट टू द नेचर। सन इज सेटिंग बट वी आर वेरी एनर्जेटिक नाउ, यू नो। तो जब हमें सोना चाहिए, अभी हो गया 7 से 8 बजे हमने प्रैक्टिस कर लिया, चलो अभी पार्टी करने जाते हैं। तो वो अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है और आपका टाइम यही है, ऑफिस से आने के बाद आपने क्लास किया है 7 से 8 या 8 से 9 का, या लेट भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप प्लीज थोड़ा सोने के पहले अपने ही बिस्तर पे थोड़ा प्राणायाम ज्यादा कीजिए, ध्यान ज्यादा कीजिए, ताकि आपका दिमाग वापस आपका फिजिकल, यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर शटिंग डाउन फॉर दैट पर्टिकुलर डे। एक ब्रेक लेने के लिए आप रेडी हो रहे हो।
ऐसा कुछ हमारे बुक्स में लिखा हुआ नहीं है, पर रिजल्ट आपको अच्छा सुबह के टाइम पे ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। हम आज देख रहे कि आप खुद आपका एक योगा एकेडमी चला रहे हैं, सो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव स्टार्टेड। सो आपके बिजनेस में ये कैसे बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है? ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, हम ये यूनिवर्स के पार्ट है। यूनिवर्स प्रोवाइड्स फॉर एवरीवन। और ये देखा भी गया है ना कि कंपटीशन की वजह से हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो सर्विस है वो भी बेटर ही होने लगता है। एंड रिजल्ट है वो बहुत अच्छा ही निकलता है। आई थिंक कॉम्पिटिशन इज गुड। अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी है, बहुत सारे एप्स भी हैं फॉर पीपल टू लर्न योगा। व्हाट डू यू फील? मतलब आपका टेक क्या है इसमें? आपको जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है प्रैक्टिस करने की, आपको समय नहीं है क्लास में जाने के लिए, आप बिल्कुल ऑनलाइन योगा करिए। एक टीचर अच्छा ढूंढिए उसके लिए। और क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में हैंड्स ऑन एडजस्टमेंट नहीं हो पाते, तो इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से होना चाहिए। सो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है विच आप देना चाहोगे लोगों को इन टर्म्स ऑफ कि आप एक करेक्ट योगा क्लास कैसे चुन सकते हो? अच्छा योगा क्लास सिलेक्ट आपको करना है तो आप देखिए कि वो जो इंस्टीट्यूट है, जो क्लासेस है, उसके टीचर्स खुद वो फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, खुद प्रैक्टिशनर है कि नहीं है, बुकिश नॉलेज तो नहीं है। एक अच्छा टीचर हमेशा लर्नर होता है, हमेशा प्रैक्टिशनर होता है। अगर आप ऐसी क्लास में जा रहे हैं जहाँ पे जो आपका टीचर है वो खुद भी प्रैक्टिस कर रहा है और अपने पॉलिसीज को एडमिट भी कर रहा है, अपने लिमिटेशंस को एडमिट कर रहा है और आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, देन दैट्स द राइट क्लास फॉर यू। सो जो नए प्रैक्टिशनर्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज कि योग के हर एक अंग को जानो, पहचानो, खुद प्रैक्टिस करो और फिर सिखाओ। आसन प्रैक्टिस करिए, पर आसन प्रैक्टिस करने का गोल आपका क्या है वो जानिए और फिर उससे ऊपर भी उठिए। आगे के जो हमारे स्टेप्स है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक तो बहुत मुश्किल है जाना, कम से कम धारणा तक तो खुद को लेकर के जाइए और आपके साथ में जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको भी लेकर के जाइए। सो थैंक यू सो मच नेहा, आज आपसे बहुत सारी जानकारी मिली एंड आई थिंक पूरे पॉडकास्ट में आई एम टेकिंग दिस वर्ड अवेयरनेस विथ मी अ लॉट टुडे बिकॉज it really helped me to be aware of what I'm doing. So thank you so much. Thank you. I am glad that I had this opportunity. मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर बात करने के लिए और उम्मीद करती हूँ कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो इससे। थैंक यू सो मच कि आपने जितना इन्फॉर्मेशन भी दिया वो काफ़ी वैल्यूएबल था और लोगों को बहुत जानकारी मिली होगी। थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आज के डिस्कशन में आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। योगा परफेक्शन के बारे में नहीं बल्कि प्रोग्रेस के बारे में है और हर स्टेप जो आप मैट पर लेते हैं वो आपको कुछ बड़ा हासिल करने के करीब लेके जाता है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे हम आप तक और भी मीनिंगफुल डिस्कशंस लाते हैं। कनेक्टेड रहिए एम्पीरिया कनेक्ट्स के साथ। थैंक यू।